नमस्कार विद्यार्थियों। हम राजनीतिक दलों के बारे में बात कर रहे थे। राजनीतिक दल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। राजनीतिक दल पदाधिकारियों का चुनाव करते हैं, नीति का निर्धारण करते हैं, शासन का संचालन और उसकी आलोचना करते हैं, राजनीतिक प्रचार और शिक्षण का काम करते हैं, व्यक्ति और शासन के मध्य संबंधों की स्थापना करने का कार्य भी राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। राजनीतिक दलों के लाभ और गुण के बारे में हम बात कर रहे थे कि राजनीतिक दल का कुछ लोग विरोध करते हैं तो कुछ लोग उनका समर्थन करते हैं। राजनीतिक दल जनता की मध्य अवेयरनेस डेवलप करते हैं, उनकी अज्ञानता को ख़त्म करते हैं, लोकमत का निर्माण करते हैं और निर्वाचन को सरल बनाते हैं, शासन की क्रांति से रक्षा करते हैं, शासन का संचालन और उसकी आलोचना करते हैं, शासन की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाते हैं, शासन के विभिन्न अंगों में सामंजस्य का काम भी करते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे काम राजनीतिक दलों के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन राजनीतिक दलों में दल पद्धति के कुछ दोष भी पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों में किस प्रकार के दोष पाए जाते हैं। इनमें प्रमुख है जनता में द्वेष और कटुता पैदा करना। राजनीतिक दलों के कारण जनता में द्वेषता और कटुता की भावना उत्पन्न हो जाती है और निर्वाचन के समय राजनीतिक दल नैतिक मूल्यों को पूर्णतया भुलाकर झूठा प्रचार करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं और राजनीतिक दल सार्वजनिक प्रश्नों पर एकाकी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा अन्य दलों के नेताओं की कई बार बिना आधार के आलोचना करते हैं। तो इसके कारण से राजनीतिक दल पद्धति का यह एक प्रमुख दोष है। अगला है देश की एकता पर आघात। दल देश की जनता को दो या अधिक भागों में विभाजित करके राष्ट्रीय एकता को ठेस पहुंचाते हैं। राजनीतिक दल चाहे कितने ही राष्ट्रीय आधार पर बनाए गए हों, कई बार उनके कार्यक्रम राष्ट्र विरोधी अथवा गुटबंदी की संकीर्णताओं में उलझने वाले होते हैं और वो राष्ट्र की एकता के लिए सही नहीं होता। नेक्स्ट है सर्वोत्तम व्यक्तियों की उपेक्षा। दलीय शासन प्रणाली के अंतर्गत केवल बहुमत प्राप्त दल के प्रभावशाली लोग ही मंत्री और उच्च पदों पर आसीन होते हैं। बहुत से अच्छे नेता जो विपक्ष में आ जाते हैं, उनकी सेवाएं शासन को रचनात्मक रूप से नहीं मिल पाती हैं और कई बार राजनीतिक दल जो हैं विरोध के लिए विरोध करते हैं। कि दल पद्धति का स्वाभाविक परिणाम होता है कि विरोधी पक्ष उचित अनुचित पर ध्यान दिए बिना सरकार के कार्य की आलोचना करते हैं, विरोध करते हैं। विरोधी पक्ष शासन के उन कार्यों की भी आलोचना करते हैं जो लोकहित की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि संसद एक राजनीतिक अखाड़ा बन जाती है जहां वाद विवाद और आपसी झगड़ों में जनहित भुला दिया जाता है। नेक्स्ट है अधिनायकत्व को प्रोत्साहन। दल पद्धति के परिणाम स्वरूप बहुमत दल की सरकार बनती है। बहुमत दल उसे जनता की सरकार बताता है। इससे अल्पमत की उपेक्षा होती है। संसदीय शासन प्रणाली में तो बहुमत की सरकार के नाम पर मंत्रिमंडल अथवा प्रधानमंत्री की तानाशाही ही स्थापित हो जाती है। नेक्स्ट है दल प्रथा भ्रष्टाचार को जन्म देती है। दलबंदी से समाज में भ्रष्टाचार फैलता है। निर्वाचन में किसी भी प्रकार से अपने उम्मीदवारों को विजयी बनाने के लिए दल हर प्रकार के भ्रष्ट तरीकों का सहारा लेते हैं। चुनाव के दिनों में
दलों के द्वारा मतदाताओं को धन बांटा जाता है, इसके कारण से यहाँ भ्रष्टाचार डेवलप होता है। इसी प्रकार से वैयक्तिक स्वतंत्रता का भी हनन होता है दलीय व्यवस्था में। दलीय व्यवस्था में पाया जाने वाला अनुशासन व्यक्ति की अंतःकरण की स्वतंत्रता को सीमित करता है। दल के सदस्यों को कई बार अपनी स्वतंत्र इच्छा को भी दबाना पड़ता है और दल पद्धति गुटबंदी पैदा करती है। दलबंदी से गुटबंदी की खतरनाक भावना मजबूत होती है, देशभक्ति के विचार पीछे पड़ जाते हैं और दलबंदी की भावना उग्र हो जाती है। इस प्रकार से ये दलीय पद्धति के कुछ दोष भी हैं, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में दलीय व्यवस्था अनिवार्य होती है, उसके बिना शासन सफल संचालन नहीं हो सकता है। तो दलीय व्यवस्था में दोष होते हुए भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में दलीय व्यवस्था अनिवार्य बन गई है। तो इसलिए दलीय व्यवस्था में एक सफल शासन संचालित करने के लिए कुछ शर्तें होनी चाहिए, जिससे कि राजनीतिक दल अपनी रचनात्मक भूमिका का निर्वहन कर सके। जैसे कि शिक्षा का प्रसार, कि जनता में अधिक से अधिक शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति अपने स्वतंत्र विवेक और बुद्धि का प्रयोग करते हुए सही निर्णय लेता है। तो वो शिक्षित व्यक्ति राजनीतिक दलों के द्वारा जो भी नीतियाँ और कार्यक्रम बताए जाते हैं, वो उनका सही तरीके से अध्ययन और मूल्यांकन करके सही स्थिति में अपना वोट का प्रयोग करेगा। इसी प्रकार से आर्थिक स्थिति में सुधार होना चाहिए, क्योंकि जब तक आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है तब तक व्यक्ति किसी भी लोभ और लालच में आकर के अपना मत का प्रयोग करता है। लेकिन जब आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो उसके मत को कोई खरीद नहीं पाएगा और पैसे वाले जो लोग हैं धनबल के आधार पर वोट नहीं करवा पाएंगे। इसी प्रकार से सहिष्णुता, विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता की भावना विकसित होनी चाहिए, कि शासक दल को विरोधी दल की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, जिससे कि सामंजस्य बना रहे। इसी प्रकार से सिद्धांतों के आधार पर दलों का गठन होना चाहिए, कि राजनीतिक दल का गठन जिन सिद्धांतों के आधार पर हो रहा है वो उन सिद्धांतों का निश्चित रूप से पालन करें और उनको लागू करने के लिए अनैतिक साधनों का उनके प्रयोग नहीं किया जाए और जाति, धर्म, संप्रदाय जैसी संकुचित जो भावनाएं हैं उनके आधार पर अपने दल को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करें और यथासंभव द्विदलीय व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि अधिक दल होने पर एक दल को विशेष स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है और कई बार बहुत सारे दल मिलकर के जब सरकार बनाते हैं तो वो अपने अपने हितों के अकॉर्डिंग सरकार को चलाना चाहते हैं और वो सही तरीके से सही दिशा में डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो प्रतिनिधि सरकार में दल पद्धति अपरिहार्य है। दल ही वैधानिक सरकार को जन समर्थन और गति प्रदान करते हैं, अतः उनके दोषों और कमियों को दूर करना चाहिए। धन्यवाद।